नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपन बात करने वाले गेस्ट पेपर के बारे में, और गेस्ट पेपर की बात करते हैं तो छपने वाले पेपर की बात करेंगे, और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी रिगार्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले गेस्ट पेपर सॉल्यूशन की, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, गेस्ट पेपर की चल रही है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की वन शॉट क्लास, और इसके साथ में न्यू टाइप सॉल्यूशन की क्लास आ चुकी है। और अब अपन बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसके साथ में इसकी जो पीडीएफ मिलेगी बेटा वो सिंदूर बैच पर मिलेगी, और वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। और इसके साथ में ही उसके लिंक चाहिए तो बेटा इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर देना, वहां पर आपको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन अगर एक वर्ड में कहें तो केमिकल यूज नहीं करना है, खेती करनी है। केमिकल यूज नहीं करना है और खेती करनी है, तो उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? अरे उसको किस नाम से जानते हैं? अपन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। एक होती है नेचुरल फार्मिंग, एक होती है कौन सी होती है? एक होती है नेचुरल फार्मिंग, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में किसका प्रयोग नहीं करते बेटा? केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नहीं करते, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन बात करते हैं कि बहुत सारे इनपुट अपन अन्य भी यूज ले लेते हैं, पर इसके साथ में ही अपनी जो नेचुरल फार्मिंग होती है ना, उसमें ओनली लाइव स्टॉक वेस्ट दी इनपुट अपन क्या लेते हैं, ज्यादातर प्रयोग लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है। तो परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा है बेटा, परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा है वो है ऑर्गेनिक लोगो। ऑर्गेनिक लोगो की बात करते हैं कि अपना कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जैविक लोगो दिया जाता है। तो मतलब हर कोई अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बेच सकता, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? ऑर्गेनिक लोगो दिया जाता है, तभी वो मार्केट में सेल आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको बतानी है ऑर्गेनिक लोगों की, फिर आपको बतानी है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं बेटा, कैसी है ये? सुभाष पालेकर जी ने दी थी ये। और इसके साथ में ही बात करते हैं तो ये जो अपनी फार्मिंग है, ये फार्मिंग क्या है? केमिकल फ्री है, पर इसमें जो इनपुट्स का प्रयोग करते हैं वो अपने फार्म पर ही लेते हैं। मतलब इसमें होता है, इसमें कहावत भी होती है कि गांव का पैसा भी गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। ये क्या है बेटा? कहावत है इसके लिए। इसके बाद में आती है बर्ड परचेज। बर्ड परचेज की बात करते हैं बेटा इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए। अपन बात करते हैं इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं तो उनके नेचुरल इनेमी, मतलब उनके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उनके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, उन प्राकृतिक शत्रुओं के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है बेटा? प्राकृतिक शत्रुओं के माध्यम से क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है बेटा। किनका कंट्रोल किया जाता है? कीटों का। कीटों का उनके प्राकृतिक शत्रुओं के द्वारा क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और वो प्राकृतिक शत्रु क्या हो सकते हैं? वो पक्षी भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं बेटा? पक्षी भी हो सकते हैं। तो यहां पर आता है अपने पास में बर्ड परचेज। इसके बाद में बात करते हैं अपन लाइव मल्च। लाइव मल्च की बात करते हैं जीवित। अरे बेटा, मल्चिंग अपन यूज में लेते हैं तो मल्चिंग के रूप में क्या लेते हैं? जीवित। जीवित की बात करते हैं, उसमें घास फूस वगैरह यूज में नहीं लेंगे, कोई अन्य पदार्थ यूज में नहीं लेंगे, इसमें अपन यूज लेंगे जीवित। जीवित की बात करते हैं जो अपने पौधे लगा देते हैं, मल्च के रूप में क्या कर देते हैं? पौधे लगा देते हैं, घास फूस लगा देते हैं, तो उसको जीवित मल्च कहते हैं। इसके बाद में आती है बायोडायनोमिक एग्रीकल्चर। बायोडायनोमिक की बात करते हैं बेटा, ये ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर खेती होती है। किसके आधार पर होती है? ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर होती है। रूडोल्फ स्टेनर ने दी थी बेटा। ये किन्होंने दी थी? रूडोल्फ स्टेनर ने दी थी। और इसके साथ में बेटा एक न्यू टाइप में क्वेश्चन करवाया था, उसको आप सही कर लेना। एक न्यू टाइप के में क्वेश्चन था कि कौन सी प्रत्यायन समिति है या नहीं है। तो अपन उसमें बात करते हैं सारी प्रत्यायन समिति थी, वहां पर मैंने कॉफी बोर्ड आंसर बताया था। उसका राइट आंसर होगा रोका रोका से रिलेटेड, क्योंकि तीन तो है, कॉफी बोर्ड भी है, चाय बोर्ड भी है, इसके साथ में अपीडा भी है। एक जो दूसरा ऑप्शन था ना, एक जो दूसरा ऑप्शन था, वो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? वो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा रे? वो उसका राइट आंसर होगा, तो उसको आप सही कर लेना, बाकी सब सही थे। इसके बाद में बात करते हैं
फुकुओका जो फार्मिंग है, क्या आ जाएगी बेटा? फुकुओका फार्मिंग आ जाएगी, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं करते हैं। फुकुओका फार्मिंग क्या है बेटा? जिसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, जिसमें रियल में ही कुछ भी नहीं करते हैं, उसको फुकुओका फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद में आती है ग्रीन मेन्यूर। ग्रीन मेन्यूर की बात करते हैं, अपना कोई खेत है, अपना कोई खेत है और इस खेत में क्या करते हैं, इस खेत में कोई फसल लगाते हैं और इस फसल को क्या कर देते हैं, फिर इसी खेत में दबा देते हैं, फिर इसी खेत में दबा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रीन मेन्यूर कहते हैं। इसके बाद में आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के मतलब होता है केचुए के द्वारा, केचुए के द्वारा जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, केचुए के द्वारा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनसे क्या बनाई जाती है? उत्तम क्वालिटी की खाद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उत्तम क्वालिटी की खाद बनाई जाती है, उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब इसमें क्या करते हैं? जीवों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाया जाता है। जीवों के द्वारा क्या करवाया जाता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि राइजोबियम किसमें सहायता करता है बेटा? जो अपन बात करते हैं राइजोबियम, ये राइजोबियम क्या करता है? ये राइजोबियम अपने दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है और गांठों में पाया जाता है, तो वहां पर ये क्या करता है? इनको क्या प्रोवाइड करवाएगा? इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। किनको करवाएगा बेटा? अपन बात करते हैं तो प्लांट को अवेलेबल करवाएगा। फिर आता है इनरिच कंपोस्ट। इन रिच की बात करते हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा? समृद्ध, समृद्ध की बात करते हैं, इसमें पोषक तत्व वगैरह क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके बाद में आता है इन रिच कंपोस्ट हो गया। इसके बाद में आता है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। इसके बाद में आता है डिफरेंस। डिफरेंस की बात करते हैं, एक आ जाएगी कन्वेंशनल, एक आ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब परंपरागत और जैविक खेती में अंतर आ जाएगा। परंपरागत और जैविक खेती में क्या आ जाएगा? अंतर। मतलब एक तो अपन जो जैविक खेती कर रहे हैं, एक परंपरागत मतलब पहले से कोई खेती करते आ रहे हैं। तो बात करते हैं जो परंपरागत है उसमें रसायनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, और इसके साथ में जो जैविक होती है, जो जैविक होती है, जैविक में क्या करते हैं बेटा? अरे जैविक में क्या करते हैं? जैविक में ओनली अपन ऑर्गेनिक मैन्योर्स का प्रयोग करते हैं। अरे किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक मैन्योर्स का जिनमें प्रयोग करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। और कन्वेंशनल की बात करते हैं, जो परंपरागत रूप से अपन प्रयोग करते आ रहे हैं केमिकल वगैरह, वो हो जाएगी। इसके बाद में अपने पास में आती है कंसंट्रेटेड और इसके साथ में ही ऑर्गेनिक मैन्योर। बात करते हैं कंसंट्रेटेड और इसके साथ में फार्मिंग नहीं आएगा बेटा, मैन्यूर आएगा। क्या आएगा? मैन्यूर आएगा। तो कंसंट्रेटेड और ऑर्गेनिक मैन्यूर में अपने को क्या बताना है बेटा? अरे कंसंट्रेटेड और इसके साथ में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं बेटा, यहाँ पर अपने आएगा बल्कि, बल्कि जो होते हैं उनके बारे में। एक कंसंट्रेटेड होती है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है। इनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे, केंद्रित खेती, और ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक अपने क्या होता है? बल्कि मेन्यूर होता है, एक क्या होता है? कंसंट्रेटेड जो है ऑर्गेनिक मेन्यूर होता है। तो इनके बारे में भी अपन क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं, अपने को संक्षिप्त में बताना है। अपने को किस में बताना है बेटा? संक्षिप्त में बताना है। किसके बारे में बताना है? एनपीओपी के बारे में बताना है कि एनपीओपी की क्या स्ट्रक्चर होती है, एनपीओपी की क्या स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, घटक के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। ये एनपीओपी की जो कार्यात्मक संरचना है मैंने बताई थी, पूरी प्रोसेस अच्छे से वन शॉट क्लास अगर किसी ने नहीं ली है तो बेटा सबसे पहले जाकर काम ही आपको यही करना है, वन शॉट क्लास लेनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा? कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या यूज में लेते हैं, वो आपको बताना है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रमाणीकरण क्या है। प्रमाणीकरण की बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें सर्टिफिकेशन क्या होता है और सर्टिफिकेशन के क्या उद्देश्य होते हैं, और जो थर्ड पार्टी जो प्रमाणीकरण की, सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बताना है। साथ ही भागीदारी जो प्रमाणीकरण है और इसके साथ में इसका संक्षिप्त इतिहास बताना है, ठीक है। इसके बाद में आता है भारत में जैविक खेती के चरणों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, लाभों के बारे में और सीमाओं के बारे में बताना है। फिर आता है रोग, खरपतवार और जैविक खेती में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन बताना है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जैविक खेती क्या है, जैविक खेती की समस्याएं बतानी है,
और इसके साथ में ही उत्पादकता बढ़ाने की रणनीतियां बताइएगा। जैविक पोषक तत्व संसाधनों और उनके सुदृढ़ीकरण का वर्णन बताना है। जैविक उत्पादों के विपणन और निर्यात की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या क्षमताएं हैं, वो आपको क्या करनी है, बतानी है। मतलब संभावनाएं बतानी है कि क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का अपन क्या करते हैं बेटा, मार्केटिंग करते हैं, मतलब बात करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, उनको निर्यात करते हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन। अब बात करते हैं वन बाय वन, जिसमें सबसे पहले आता है अपने पास में रेस्ट्रिक्शन न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक। मतलब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ क्या होते हैं। चौथा टॉपिक एक पूरा ही दे रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अरे रॉक फॉस्फेट वगैरह, सल्फर वाले, ये क्या होते हैं, ये उसमें प्रतिबंधित होते हैं। रसायन वगैरह, रासायनिक वगैरह क्या होते हैं, इसमें प्रतिबंधित होते हैं, रेस्ट्रिकेट होते हैं, उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो रेस्ट्रिकेट की अपने को बतानी है कि अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें रेस्ट्रिकेटेड कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी सोर्सेस यूज में लेते हैं, जो भी रिसोर्सेस यूज में लेते हैं, वो रिसोर्सेस हमेशा कैसे होने चाहिए, वो नेचुरल होने चाहिए, वो प्राकृतिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, वो नेचुरल या प्राकृतिक होने चाहिए। अरे कैसे होने चाहिए बेटा, नेचुरल या प्राकृतिक वो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो अपन बात करते हैं तो वो हमेशा प्राकृतिक होने चाहिए, प्राकृतिक स्रोतों से अपने को प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का, वर्दी नियामकों का पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसके साथ में ही बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वर्दी नियामक होते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, रेस्ट्रिकेटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पूरी तरह से रेस्ट्रिकेट होते हैं, मतलब बात करते हैं प्रतिबंधित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसमें कौन कौन से स्वीकृत होते हैं, कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद और इसके साथ में जैव उर्वरक। इनका अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये परमिटेड है। रेस्ट्रिकेटेड कौन से आ जाएंगे, जो रासायनिक उर्वरक है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो वर्दी नियामक है, ये पूरी तरह से क्या होते हैं, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं किसी एक पोषक तत्व का अत्यधिक उपयोग पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हानिकारक माना जाता है। मतलब कोई एक पोषक तत्व स्रोत है, उसका अपन ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है, वो हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है, रेस्ट्रिकेट होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट जो कि अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं लेते हैं, यूज नहीं लेते हैं। इसके बाद में आती है ऑर्गेनिक लोगो। ऑर्गेनिक लोगो की बात करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा बेटा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मतलब पूर्णतः ऑर्गेनिक है। मतलब बात करते हैं ये ऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत इसका क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो ये ऑर्गेनिक लोगों के माध्यम से पता चलता है, ये अपन खुद नहीं लगाते हैं, ये अपने को खुद नहीं लगाते, ये अपने को प्रमाणन मिलता है, ये पहले सर्टिफिकेशन मिलता है। देखो ये है प्रमाणित का प्रतीक होता है, जो कि दर्शाता है कि उत्पाद जैविक तरीके से तैयार किया गया। मतलब इसमें जो भी केमिकल्स वगैरह है उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। पूरी तरह से कैसा तैयार हुआ है बेटा, पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक तैयार हुआ है, तो इसको ऑर्गेनिक लोगो से डिनोट किया जाता है। इसके बाद में आता है भारत में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। भारत में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो अपीडा के द्वारा एनपीओपी के अंतर्गत दिया जाता है। बात करते हैं भारत में जो इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है वो अपीडा के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा बेटा, अभी न्यू टाइप में भी क्वेश्चन आया था, न्यू टाइप आपने देखी होगी, तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि ये जो बात करते हैं अपीडा ऑर्गेनिक फार्मिंग में सहायक होती है, बिल्कुल सहायक होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना उगाया गया। बेटा सीधा सा एक लाइन में अगर बताऊं तो ऑर्गेनिक लोगों का मतलब होता है, ये बताता है कि जैविक प्रोसेस के तहत इस प्रोडक्ट का उत्पादन किया गया है और इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर वगैरह किसी का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जो प्राकृतिक तरीके से तैयार हुआ है, प्राकृतिक रिसोर्सेज का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये क्या होता है बेटा, जैविक लोगो होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस लोगों के माध्यम से असली जैविक उत्पादों की, जो असली जैविक उत्पाद होते हैं ना, उनकी क्या करते हैं बेटा, उनकी पहचान की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेचुरल फार्मिंग। किसकी बात करते हैं बेटा, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं बेटा, ये क्या है, ये वैसी है ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी है, वैसी ये है, पर इसमें एक खास बात है, इसमें एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये जो प्राकृतिक खेती है बेटा, ये प्राकृतिक खेती में किसका प्रयोग नहीं करते हैं,
अरे किसी का भी प्रयोग नहीं करते, बाहर का इनपुट का भी प्रयोग नहीं करते, खेत में ही बनाते हैं, फील्ड में ही बनाते हैं, फील्ड के इनपुट से ही बनाते हैं। और इसके साथ में ही जो बाहरी जो इनपुट से उन इनपुट्स का क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। मतलब शहर का पैसा भी गांव में और गांव का पैसा भी गांव में, इसी के लिए होता है। तो देखो प्राकृतिक खेती एक क्या है, रसायन मुक्त क्या है, सतत कृषि प्रणाली है, और जिसे भारत में सुभाष पालेकर द्वारा क्या किया गया है, प्रचारित किया गया है। मतलब किसके द्वारा, सुभाष जी पालेकर ने इसका क्या किया बेटा, स्प्रेड किया, इसको काफी स्प्रेड किया। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और जीएम बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ में कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जीवामृत, मैंने कहा था बेटा लाइव स्टॉक बेस्ड है। मतलब बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन आप लिखो ना, तो इसमें लिखना कि जो अपने नेचुरल फार्मिंग होती है वो केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक। मतलब ये लाइव स्टॉक पर क्या होती है बेटा, बेस्ड होती है, लाइव स्टॉक पर क्या होती है, आधारित होती है। इसके बाद में देखिएगा, इसमें जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग जैसी चीजों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है, इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी का स्वास्थ्य और सूक्ष्म जीव गतिविधि और पौधों को प्राकृतिक चक्रों में बनाए रखना, इसका क्या है बेटा, मुख्य उद्देश्य है। मतलब सीधा सा याद रखना कि इसमें क्या करते हैं, केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। प्राकृतिक तरीके से उगाने का मतलब है कि इसमें केमिकल्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। और पर इसमें एक चीज होती है बेटा, जो कि लाइव स्टॉक पर बेस्ड इसके क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं, ये अपने क्या हो जाती है, नेचुरल फार्मिंग हो जाती है। नेचुरल फार्मिंग के बाद में अपने पास में दूसरा आता है बेटा, दूसरा आ जाएगा बर्ड परचेज। बर्ड परचेज का मतलब क्या होता है समझना बेटा। अपन बात करते हैं कि अपने कोई भी बेटा मित्र होते हैं, अपने कोई भी मित्र आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो अपने उनको रहने के लिए, बैठने के लिए क्या करते हैं, जगह वगैरह देते हैं, उनको बैठाते हैं। मतलब यहाँ पर बर्ड्स को बैठाने के लिए बर्ड परचेज बनाए जाते हैं। अपने खेत में बर्ड्स को बैठाने के लिए बर्ड परचेज बनाए जाते हैं, और इन बर्ड परचेज पर क्या होते हैं, बर्ड्स बैठते हैं, और बैठ कर क्या करेंगे बेटा, बैठ कर वहां पर रहेंगे तो वहां पर जो उस खेत में हानिकारक कीट होते हैं ना, उन्हें सभी का भक्षण कर जाएंगे, उन सभी का क्या कर जाएंगे, भक्षण कर जाएंगे। तो ये बर्ड परचेज होते हैं। मतलब पक्षी विश्राम स्थल खेतों में लकड़ी या बांस की छड़ें लगाकर बनाया जाता है। बांस की क्या करते हैं बेटा, छड़ियां लगाते हैं, बांस की छड़ लगाते हैं, और ताकि उस पर क्या हो, पक्षी आकर्षित हो और वहां पर बैठे और जैविक कीट नियंत्रण कर दे। क्या कर दे बेटा, जैविक कीट नियंत्रण कर दे। मतलब बात करते हैं उसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए, कीट आकर्षित होंगे तो वहां पर बैठेंगे, और बैठेंगे तो कीटों का नियंत्रण होगा। इसके लिए बर्ड परचेज लगाए जाते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं, जैसे कि मैना, बबूल, गोरैया, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक कीट भक्षी होते हैं। मतलब कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। अब इसमें केमिकल वगैरह, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड वगैरह है, उनका प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली तरीके से सारा काम हो जाएगा। इसके बाद में आता है लाइव मल्च। लाइव मल्च का मतलब होता है कि बेटा ये अपने क्या होता है, ये अपने खेत होता है। अब इस खेत को ढकते हैं अपन, क्यों ढकते हैं, ताकि अपनी मृदा की जो नमी है वो बनी रहे, मृदा की बनी जो नमी है, मॉइस्चर है, वो बनी रहे। इसलिए इसको क्या किया जाता है बेटा, इसको ढका जाता है। इसको क्या किया जाता है बेटा, इसको ढका जाता है। और इसको किससे ढका जाता है, पौधों से ढका जाता है। किससे ढका जाता है बेटा, पौधों से ढका जाता है। मतलब बात करते हैं, जीवित पौधों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, मृदा की सतह को ढकने के लिए। मृदा की सतह को ढकने के लिए क्या करते हैं बेटा, जीवित पौधों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मृदा की सतह को ढकने के लिए जीवित पौधों का प्रयोग करेंगे, और इसको लाइव मल्च कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, लाइव मल्च कहते हैं। और फिर इसमें आ जाएगा जैसे कि मूंग, लोबिया, दलहनी फसलें आदि जीवित मल्च का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लाइव मल्च का क्या करते हैं बेटा,
प्रयोग करते हैं। अरे किसका प्रयोग करते हैं? लाइव मल्च का प्रयोग करते हैं। ये अपने क्या हो जाएगा? लाइव मल्च हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती किन्होंने दी थी बेटा? ये किन्होंने दी थी? रुडोल्फ स्टेनर ने 1924 में दी। और ये खेती ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर की जाती है। वह खेती की वह पद्धति जो कि क्या की जाती है? जो कि अपने ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर की जाती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। और इसमें एक जीवित जीव के रूप में माना जाता है, आत्मनिर्भर और स्वयं टिकाऊ इसको बनाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें जो खेती के जो भी कार्य होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? ग्रहों की गतियों और चंद्रों के चक्रों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो ये बायोडायनेमिक खेती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? बायोडायनेमिक खेती हो जाएगी। इसके बाद में आती है अपने फुकुओका फार्मिंग। कौन सी आती है बेटा? फुकुओका फार्मिंग। और ये अपने बेटा कुछ ना करो, फुकुओका का मतलब होता है बेटा कुछ भी मत करो, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट इज वो क्या हो जाएगी? फुकुओका फार्मिंग हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी बेटा? फुकुओका फार्मिंग हो जाएगी, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फुकुओका फार्मिंग कहते हैं। कुछ भी नहीं करना है खेती की पद्धति है जिसमें जापान के मशनोबु फुकुओका ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी बेटा? ये फुकुओका जो खेती की पद्धति है, कुछ न करो, ये किन्होंने? ये जापान के मशनोबो जो अपने फुकुओका है उन्होंने क्या की थी? शुरू की थी। और इसके साथ में ही 4 सिद्धांतों पर निर्भर करती है ये जो फुकुओका फार्मिंग है। ये न तो जुताई करना है, न उर्वरक देना है, न निराई करना है, न कीटनाशक है। बेटा ये तो शुक्र है इनका, इन्होंने ये नहीं कहा कि बस बीज का भी प्रयोग नहीं करना, बीज का भी प्रयोग नहीं करना है, ऐसे ही खेती करनी है, बस ये शुक्र है ये नहीं कहा। और बाकी सब कह दिया। इसमें क्या क्या नहीं करना है? जुताई नहीं करना है, उर्वरक नहीं देना है, निराई नहीं करना है, और कीटनाशक नहीं उपयोग करने। तो इसको फुकुओका फार्मिंग कहते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, बीज डाल दो और सब कुछ हो जाएगा, बीज डाल दो सब कुछ हो जाएगा। फुकुओका फार्मिंग है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, मानव के हस्तक्षेप को कम से कम किया जाता है, मतलब रेड्यूस किया जाता है। तो इसको फुकुओका फार्मिंग कहते हैं। बीजों को मिट्टी की गोलियों के माध्यम से बिना जुताई के प्रयोग करते हैं। अरे बेटा इसमें तो बहुत हद हो गई भाई साहब, बीज का प्रयोग कर लिया भाई साहब और कुछ भी नहीं किया। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी की गोलियों के माध्यम से क्या कर देते हैं? जुताई के बिना जुताई के बोते हैं, मतलब जुताई भी नहीं करते, मिट्टी की गोलियों के साथ में ही बुआई कर देते हैं। और यह जैविक खेती की क्या है? अत्यंत टिकाऊ विधि है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है ग्रीन मैन्योर। कौन सा आता है बेटा? ग्रीन मैन्योर आता है। और ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है? हरित खाद। क्या होता है? हरित खाद। उन पौधों को कहा जाता है जिनको मर्दा में ही उगाते हैं और मर्दा में ही मिला देते हैं। अरे मर्दा में ही मिला देंगे और मर्दा में ही उगा देंगे। डेछा और सनई होता है। अरे क्या होता है बेटा? डेछा और सनई होता है। डेछा और सनई को क्या करते हैं? अपन डेछा को सर्वाधिक उगाते हैं भारत में। किसके लिए उगाते हैं? ये अपन हरी खाद के लिए उगाते हैं। डेछा हो गया, सनहेम्प हो गया, मूंग हो गया, बरसीम हो गया। ठीक है, इनको क्या करते हैं? ध्यान से समझना, खाली खेत होता है, खेत में अपन ने क्या कर दिया? इनको उगा दिया। जैसे ही इनकी पुष्पन अवस्था के समय और इसके साथ में फलियां आने से पूर्व, फलियां आने से पूर्व और पुष्पन अवस्था के समय इनको क्या कर देते हैं? मर्दा में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मर्दा में मिला देते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको ग्रीन मेन्योर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन मेन्योर कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। ये समझ में आ गया होगा, ये दो प्रकार से होता है बेटा, ये दो प्रकार से होता है। एक तो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये तो लाभ समझना। दो प्रकार से कैसे होता है? जैसे कि एक तो होता है इन सिटू, मतलब बात करते हैं पूरे प्लांट को इस खेत में क्या कर देंगे? मिला देंगे। पूरे प्लांट को इस खेत में मिला देंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा? इन सिटू हो जाएगा। एक होता है एक्सीटू। एक्सीटू में क्या करते हैं? कोई कहीं पर अपन ने क्या लगा दिया? प्लांट लगा दिया और इसकी पत्तियां वगैरह तोड़ लाए, इसकी पत्तियां वगैरह तोड़ लाए और इसके साथ में मर्दा में मिला दिया, इसके साथ में उन पत्तियों को क्या कर दिया? मर्दा में मिला दिया। इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सीटू विधि कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? एक्सीटू विधि कहते हैं ओनली पत्तियों को। इसको लीफ मैन्यूरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ मैन्यूरिंग भी कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि अपने पास में क्या है? अपने पास में कोई भी अपशिष्ट पड़ा है, वो चाहे गोबर की खाद हो, कुछ भी हो, इनको केचुए के माध्यम से क्या कर दिया जाता है?
केचुए का प्रयोग करके इनको क्या कर देते हैं बेटा, केचुए का प्रयोग करके इसको रिच कंपोस्ट में, मतलब क्या करते हैं, अत्यधिक पोषक तत्व वाली, अधिक पोषक तत्व वाली, अधिक पोषक तत्व वाली या रिच न्यूट्रिएंट वाली खाद में परिवर्तित कर देते हैं। रिच न्यूट्रिएंट वाली खाद में क्या कर देते हैं बेटा, परिवर्तन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। मतलब केचुआ खाद निर्माण जैविक अपशिष्ट को पोषक तत्व से भरपूर खाद में बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें केचुए का प्रयोग करते हैं। और केचुए की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली, वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली कौन सी हो जाएगी, आइसिनिया फोएटिडा। कौन सी हो जाएगी बेटा, आइसिनिया फोएटिडा। कौन सी हो जाएगी, आइसिनिया फोएटिडा हो जाएगी। इसके बाद में आता है कच्चे पदार्थों में, कच्चे पदार्थों में रसोई अपशिष्ट, फसल के अवशेष, गोबर और सूखी पत्तियां क्या होती है, शामिल होती है। और इनका अपन प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके इनको केचुओं को खिलाया जाता है। फिर केचुए क्या उत्पन्न करते हैं, केचुए क्या उत्पन्न करते हैं, एक बढ़िया पोषक तत्व वाली, रिच पोषक तत्व वाली क्या करते हैं बेटा, खाद उत्पन्न करते हैं। उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। बताओ देखिए क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस किस साथी को पता है, कमेंट करके बताओ। देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। मतलब इसमें जीवों के द्वारा, इसमें जीवों के द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि अपने पास में क्या है, कोई खेत है, अपने पास में कोई खेत है, यहाँ पर कोई फसल लग रखी है और इसके साथ में ही इस फसल में, अलग एक एग्जांपल में दे देता हूँ कि दलहनी फसल है, उसकी जड़ों में गांठों पाई जाती है, गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और वो राइजोबियम जीवाणु क्या कर रहा है, वो राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। किसका फिक्सेशन कर रहा है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। मतलब नाइट्रोजन अनअवेलेबल फॉर्म में थी, मतलब उपलब्ध नहीं हो रही थी, उसको उपलब्ध फॉर्म में चेंज करवा दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा उपयोग के रूप में बदला जाता है। सहजीवी और असहजीवी, सहजीवी की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा बेटा, अरे सहजीवी की बात करते हैं तो राइजोबियम हो जाएगा। असहजीवी की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, एजोटोबैक्टर हो जाएगा। ये किसमें सहायक होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। और देखो इसमें क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा उपयोग में लाने वाले फॉर्म में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सहजीवी के रूप में, कौन सा होगा, सहजीवी के रूप में अपने होगा राइजोबियम वगैरह। एजोटोबैक्टर के रूप में होगा अपने स्वतंत्र रूप में। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इनरिच पोस्ट, इनरिच पोस्ट का कंपोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इनरिच कंपोस्ट का मतलब होता है समृद्ध। जो कंपोस्ट होती है उसका मतलब होता है पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री, समृद्ध किया जाता है। मतलब बात करते हैं जो पोषक तत्वों से समृद्ध सामग्री है और उससे कंपोस्ट बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इनरिच कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनरिच कंपोस्ट कहते हैं। ये मृदा में क्या करते हैं, ये मृदा में मिट्टी की उर्वरता, सूक्ष्म जीव गतिविधि और फसल उत्पादकता को क्या करती है, वृद्धि करती है। फसल उत्पादकता को क्या करती है बेटा, वृद्धि करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं रासायनिक उत्पादों की, क्योंकि इनरिच अपने पास में कंपोस्ट है और ये कंपोस्ट क्या करती है, ये अपने को रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उन पर निर्भरता को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। और आगे अपने पास में आता है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। क्या होता है, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम होता है। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का मतलब है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी कृषि प्रणाली है जहां सभी घटक क्या होते हैं, प्राकृतिक और सतत रूप से कार्य करते हैं। ये नेचुरल होते हैं, नेचुरल होते हैं और सस्टेनेबल क्या करते हैं, सस्टेनेबल वर्क करते हैं। सस्टेनेबल वर्क करते हैं मतलब ये क्या करते हैं, सतत रूप से वर्क करते हैं। अरे कैसे करते हैं बेटा, कंटिन्यूअसली रूप से ये क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। और इसमें मिट्टी, मिट्टी, जल, फसलें
और पशु और सूक्ष्मजीव और मानव बिना रासायनिक उत्पादों के आपस में जुड़कर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, फसलें हो जाएगी और पशु हो जाएंगे और इसके साथ में ही सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। मानव बिना रासायनिक उत्पादों के क्या करता है, आपस में जुड़कर कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है यह पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और इसके साथ में ही प्राकृतिक पोषक चक्र और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन को क्या कर देता है बेटा, बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र को, जैव विविधता को और प्राकृतिक पोषक चक्र और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्या करता है बेटा, इनको बढ़ावा देता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में इनका लाभ हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है अपने, एक तो क्या होती है परंपरागत खेती होती है और एक क्या होती है बेटा, अपने ऑर्गेनिक खेती होती है। तो पहले बात करते हैं परंपरागत। परंपरागत की बात करते हैं बेटा, इसमें अपन पहले से केमिकल भी प्रयोग कर रहे हैं। इसमें पहले से अपन केमिकल भी प्रयोग कर रहे हैं और परंपरागत रूप से अपन खेती करते आ रहे हैं। एक है अपने पास में नवीन टेक्निक आई है और इस नवीन में अपन क्या करते हैं, ओनली प्राकृतिक का प्रयोग कर रहे हैं, ओनली कार्बनिक पदार्थों का यूज कर रहे हैं। वो चाहे अपन पोषक तत्व मैनेजमेंट के लिए हो, वो चाहे खरपतवारों के प्रबंधन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, पर अपन प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक उर्वरकों का और इसके साथ में ही कीटनाशकों खरपतवारों का क्या करते हैं, कन्वेंशनल मतलब बात करते हैं जो अपने परंपरागत खेती होती है उसमें अत्यधिक प्रयोग होता है। इसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें कृत्रिम रसायनों का पूरी तरह से परहेज किया जाता है। मतलब कृत्रिम रसायनों का तो जो सिंथेटिक अपने क्या होते हैं, केमिकल वगैरह होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, उनका तो पूरी तरह से परहेज किया जाता है। मतलब बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। और केवल केवल किसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। केवल फॉर केवल किसका प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखिएगा रसायनों के कारण समय के साथ में मिट्टी की गुणवत्ता भी क्या होती है बेटा, घटती है। इसमें बात करते हैं रसायनों के कारण जो समय के साथ में जो मिट्टी की गुणवत्ता है ना, केमिकल्स के कारण मृदा की गुणवत्ता घट जाती है। मतलब मृदा कुछ दिनों के बाद में क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ये भी इसका क्या होता है, नुकसान होता है परंपरागत खेती का। इसके बारे में बात करते हैं कंपोस्ट व फसल चक्र के द्वारा मृदा की जो उर्वरता है वो लगातार बनी रहती है, मतलब सस्टेनेबल रहती है। अपन भी खेती कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी कर सकती है, उसके बाद में आने वाली पीढ़ियां भी कर सकती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं अधिकतम उपज और लाभ पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। किसका फोकस किया जाता है, यील्ड का किया जाता है। किसका किया जाता है बेटा, उपज का किया जाता है। इसके बाद में आता है सतत खेती। सतत खेती और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन पर क्या करता है, जोर देता है। सतत खेती पर और इसके साथ में ही पारिस्थितिकी संतुलन पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। किसमें जोर दिया जाता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसके बाद में बात करते हैं इनपुट्स पर निर्भरता के कारण क्या होती है, अधिक लागत आती है। इनपुट्स पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, क्योंकि केमिकल्स वगैरह पर निर्भर रहते हैं तो इससे क्या आएगी, उत्पादकता सॉरी लागत ज्यादा आएगी। और इसमें क्या करते हैं अपने जो घरेलू संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो लागत क्या आती है, कम आती है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये आपके खेती हो जाएगी और इसका पर्यावरण के लिए ये फ्रेंडली नहीं है, प्रदूषण वगैरह फैलाती है। ये पर्यावरण के लिए क्या है, फ्रेंडली है। अब इसके बाद में आती है कंसंट्रेटेड जैविक, कंसंट्रेटेड आ जाएगी और जैविक खेती आ जाएगी। तो इसमें अधिकतम लाभ के लिए इनपुट और अधिक उत्पादन पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। अधिक उत्पादन पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। तो ये कंसंट्रेटेड आ जाएगी और ये ऑर्गेनिक आ जाएगी। ठीक है, लगभग अंतर वही आएगा जो अभी अपन ने बात कर रहे थे ना, वही आएगा। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, एक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती है और एक क्या होती है बेटा, एक अपने पास में होती है, एक बल्कि हो जाएगी, एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं इस ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं तो बल्कि की बात करते हैं मात्रा में, बल्क में यूज में लेते हैं, बल्क मात्रा में यूज में लेते हैं और पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे और अकार्बनिक पदार्थ कम होंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं FIM हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। इधर बात करते हैं कंसंट्रेटेड की बात करते हैं तो इधर क्या आ जाएगी, कैक्स आ जाएगी। कैक्स की बात करते हैं खलियां,
कैक्स की बात करते हैं तो क्या आ जाएगी बेटा, खलियां आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं। अब अपने को क्या बताना है बेटा, अब अपने को शॉर्ट नोट बताना है। क्या बताना है, शॉर्ट नोट बताना है। शॉर्ट नोट आता है एफपीयू की, सॉरी एनपीओपी की। एनपीओपी की बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसकी बात करते हैं तो बेटा ये जो एनपीओपी है, ये एनपीओपी वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा वर्ष 2000 में क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, इसके लिए आपको एक चीज बता देता हूँ। एनपीओपी की स्ट्रक्चर पढ़नी है ना बेटा, स्ट्रक्चर पढ़नी है तो वन शॉट क्लास को ले लेना, और उसके बाहर ऐसे मान लो कि उस स्ट्रक्चर के बाहर कुछ भी, उस स्ट्रक्चर को भी बढ़िया होगे, कुछ भी नहीं लिखे होगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो वो वाली स्ट्रक्चर एनपीओपी की ऑपरेशनल स्ट्रक्चर आपको वहीं से बनानी है। कहां से बनानी है बेटा, अरे कहां से बनाओगे, जो आपकी वन शॉट क्लास है, वन शॉट क्लास में बताया गया है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एक्रीडेशन। किसकी बात करते हैं, एक्रीडेशन। मतलब एक्रीडेशन प्रत्यायन की, अभी मैंने बताया था कि उस क्लास में क्या बताया गया था, कॉफी बोर्ड बताया गया था शायद। कॉफी बोर्ड आपको नहीं करना था, उसकी जगह कोई रोका रोका दे रखा था, उसको आपको गलत करना था। तो देखो प्रत्यायन की बात करते हैं, वहां पर शायद मैंने कोई कॉफी बोर्ड वगैरह, कॉफी बोर्ड बताया था कि इसमें कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड और क्या होते हैं, सारी चीजें होती है, पर इसकी की वजह से वहां पर क्या करना था आपको, ओनली वो करना था। शायद मैंने वहां पर करवाया था कॉफी बोर्ड, तो उसको सही कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं प्रत्यायन। मतलब एक्रीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रमाणीकरण संस्था को आधिकारिक मान्यता या प्राधिकरण दिया जाता है। मतलब बात करते हैं कोई भी संस्था है उसको क्या दिया जाता है, उसको अधिकार दिया जाता है, प्रमाणन का अधिकार दिया जाता है, दैट इज एक्रीडेशन। क्या हो जाएगा, एक्रीडेशन हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि प्रमाणीकरण संस्थाएं एक मानक है और प्रक्रिया का पालन करें, तो इसको क्या कहते हैं, एक्रीडेशन कहते हैं। एक्रीडेशन की कुछ क्या है बेटा, अपने एजेंसियां हैं, अपने क्या है, एजेंसियां हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर दिया जाता है, अपीडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, अपीडा के द्वारा दिया जाता है। और एनपीओपी के तहत, एनपीओपी के तहत कितनी है बेटा, 6 अपने एजेंसियां होती है। अब मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्या क्वेश्चन था, एक बार वो क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा आपको वाला, ठीक है, जो कि आ रखा था यहाँ से। एक बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइम मेरे को अभी याद आया है कि वो उस टाइम वो बताया गया था। ठीक है, देखो एक प्रत्याकरण निकाय नहीं है, तो इसमें कॉफी बोर्ड दे रखा है, एक आपके दे रखा है टी बोर्ड, एक दे रखा है अपीडा, एक आरओसीए दे रखा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, आरओसीए हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम मैंने कॉफी बोर्ड बताया था, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, उसका जवाब हो जाएगा आरओसीए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसमें क्या क्या कर रखे हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले टी बोर्ड आता है, इसके साथ में ही अपने आता है कौन सा, कॉफी बोर्ड आता है, और स्पाइसेस बोर्ड आता है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आता है, कोकोवा, और इसके साथ में कैशू नट बोर्ड आता है, जो कि अपने क्या है, ये अपने एनपीओपी के तहत क्या है बेटा, इनका एक्रीडेशन हुआ हुआ है, इनका एक्रीडेशन हुआ हुआ है। अब बात करते हैं एक्रीडेशन वाली जो एजेंसीज है, मतलब ये जो एजेंसीज है, ये एजेंसी किसका कार्य करती है बेटा, ये एक तो एनपीओपी के आधार पर प्रमाणीकरण एजेंसियों के मूल्यांकन और अनुमोदन करने का क्या करती है, कार्य करती है। इसके साथ में प्रमाणीकरण एजेंसियों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने का कार्य करती है, प्रत्यायन प्रदान करना और वापस लेने का कार्य करती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं प्रमाणन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, मतलब जो प्रमाणन दिया जाए, जो सर्टिफिकेट दिया जाए उसमें पूरा पारदर्शी हो, ये दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जैविक मानकों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता भी किसके द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है, अपनी जो एक्रीडेशन एजेंसीज होती है उनके द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं।
आगे अपने पास में आती है बेटा जैविक खेती के मुख्य घटक, मतलब बात करते हैं जैविक खेती में क्या क्या करते हैं बेटा। जैविक खेती में अपन बात करते हैं, कोई भी खेती करते हैं तो उस खेती में क्या क्या करते हैं, उसमें बीज का प्रयोग करते हैं, सोइल का मैनेजमेंट करते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं, कोई फसल में अपन क्या करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके घटक होते हैं। अब इन घटकों का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये अपने को बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटा, घटक होते हैं। और घटकों में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहला हो जाएगा सोइल का मैनेजमेंट है। सोइल का मैनेजमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं बेटा, सोइल मैनेजमेंट की बात है कि इसमें मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है। मृदा की उर्वरता को अपने को क्या करना है, बनाए रखना है। अब मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए अपने को कंपोस्ट देना पड़ेगा और फसल का चक्र अपनाना पड़ेगा, ग्रीन मेन्योर देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, पहला सोइल मैनेजमेंट। फिर आता है क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपने को फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। तो बात करते हैं अपन कंपोनेंट की, बात करता हूं मैं ओनली कंपोनेंट के बारे में बताता हूं आपको, वैसे ज्यादा डीपली नहीं जाना है। सबसे पहले आता है सोइल का मैनेजमेंट, मतलब अपन क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा क्या करते हैं, सोइल का मैनेजमेंट करते हैं। फिर अपने पास में आता है क्रॉप का मैनेजमेंट, मतलब क्या करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रयोग करके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रयोग करके क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं। वीड का मैनेजमेंट करते हैं जैविक पदार्थों के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, जैविक पदार्थों के द्वारा करते हैं। इसके बाद में आता है पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट। क्या आता है बेटा, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट आता है, मतलब बात करते हैं कीट और रोगों का प्रबंधन करते हैं, वो भी किसके द्वारा, बिना केमिकल्स के प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बिना किसी केमिकल इनपुट का प्रयोग किए अपन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। और इसके अलावा अपन क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन करते हैं तो पशुपालन से जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं अपने को, पशुपालन से जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं उनके द्वारा अपनी खेती करते हैं। और खेती करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसके बाद में आता है जीएमओ। बात करते हैं अपन जो भी खेती करते हैं उसी खेती में जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का प्रयोग नहीं करते हैं, जीएमओ सीड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है सर्टिफिकेशन और लेबलिंग की बात करते हैं। सर्टिफिकेशन और लेबलिंग की बात करते हैं तो एनपीओपी और इसके साथ में आईएफओएम, एनपीओपी और इसके साथ में आईएफओएम, स्टैंडर्ड्स यूज ऑफ ऑर्गेनिक लोगो, मतलब इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, एनपीओपी और इसके साथ में आईएफओएम बात करते हैं। इनके मानकों का पालन और उपभोक्ता के विश्वास के हेतु क्या करते हैं, लोगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इसका क्या होता है, कंपोनेंट होता है। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, मल्च के द्वारा जल का कुशल प्रयोग करते हैं, मतलब जल का बढ़िया तरीके से, जल की, अरे प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन है जल भी, तो जल का भी ज्यादा प्रयोग, दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ऐसे नहीं है कि रसायन मुक्त अपने को कटाई तक ही करना है, कटाई के बाद में भी अपने को क्या करते रहना है, अपने को रसायन मुक्त बनाते रहना है अपनी फसल को। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की, और व्हाट इज द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या होता है, डिस्कस द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस बताइएगा। आल्सो डिस्क्राइब पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन एंड इट्स ब्रीफ हिस्ट्री। बात करते हैं बेटा सबसे पहले सर्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि मैं कोई भी उत्पादन कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का मैंने क्या किया, उत्पादन किया। अब इस उत्पादित प्रोडक्ट को मैं कैसे जैविक घोषित कर पाऊंगा, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे जैविक घोषित पर कहूंगा, दैट इज वो क्या होता है बेटा, वो अपने पास में सर्टिफिकेशन होता है, वो अपने पास में क्या होता है, प्रमाणन होता है। तो देखो, प्रमाणन एक क्या है, आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें एक अधिकृत संस्था यह सत्यापित या सुनिश्चित करती है कि उत्पाद या प्रक्रिया निर्धारित जैविक मानकों का क्या करती है, पालन करती है। मतलब जो उत्पाद है, वो उत्पाद जो जैविक के, मतलब ऑर्गेनिक के जो स्टैंडर्ड्स है, उन स्टैंडर्ड्स को, मानकों को क्या करती है, पालन करती है। ये एक प्रमाणीकृत जो संस्था है वो संस्था सुनिश्चित करती है। और जैविक खेती में यह पुष्टि करता है कि खेत की गतिविधियां कृत्रिम रसायनों और जीएमओ से मुक्त है, बिल्कुल। मतलब जो जैविक खेती में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वो प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और खेती क्या है बेटा, एकदम सही है। तो वो क्या होता है बेटा, वो प्रमाणीकरण होता है, वो क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है। अब इसके पर्पज की बात करेंगे बेटा, पर्पज की बात करेंगे।
देखो पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन बात करते हैं अपन। जो सर्टिफिकेशन मतलब जो प्रमाणन करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा? प्रमाणन करवाते हैं अपन किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं? पहला होता है उपभोक्ता का विश्वास हो। पहला क्या होता है? उपभोक्ता का विश्वास। क्या हो जाएगा बेटा? उपभोक्ता का विश्वास हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? कंज्यूमर का ट्रस्ट। पहला क्या हो जाएगा? अपन प्रमाणीकरण की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो पहला हो जाएगा उपभोक्ता का विश्वास है। दूसरा आता है मार्केट एक्सेस या बाजार तक पहुंच। क्या हो जाएगा? मार्केट एक्सेस हो जाएगा, मतलब बाजार तक पहुंच। क्योंकि अपन बात करते हैं बेटा, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें उपभोक्ताओं का विश्वास होता है उस लोगों को देखकर बेटा। मरने से सभी क्या होते हैं? सभी बचते हैं, सभी डरते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम तो ऑर्गेनिक खाए, हम केमिकल का प्रोडक्शन तो कर लेंगे, केमिकल का यूज करके प्रोडक्शन तो कर लेंगे, पर हम जो खाना चाहेंगे ना सर, वो खाना चाहेंगे, वो क्या करना चाहेंगे? वो हम शुद्ध खाना चाहेंगे। इसके साथ में मानकीकरण होना चाहिए, उनका मानकीकरण होना चाहिए। इसके साथ में पता लगाने की क्षमता, खेत से उपभोक्ता तक उत्पादन की प्रक्रिया को ट्रेस करना, ये क्या होता है बेटा? ये प्रमाणीकरण के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद में आते हैं थर्ड पार्टी क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो बेटा इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन। पहले तो अपन क्या करते हैं? एक सुटेबल सर्टिफायर को ढूंढते हैं जो कि अपना सर्टिफिकेशन कर सके। उसको ढूंढने के बाद में क्या करते हैं बेटा? अपन आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन में फील्ड का मैप, फील्ड की हिस्ट्री और फील्ड का रिकॉर्ड, ये तीनों चीजें लेकर जाते हैं एप्लीकेशन में। फिर क्या होता है? इंस्पेक्शन का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, जाएगा और इसके साथ में इस शेड्यूल के जरिए क्या किया जाएगा? इंस्पेक्शन किया जाएगा। और इंस्पेक्शन के बाद में क्या किया जाता है बेटा? इंस्पेक्शन के बाद में क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी दिक्कत है तो वो वापस भेजी जाती है। इसके साथ में रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सर्टिफिकेशन का क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, और फिर उसको रिन्यूअल भी अपन करवाते रहते हैं। हर वर्ष क्या कर सकते हैं? उसका रिन्यूअल भी अपन करवाते रहते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में एसजीएस होती है, आईएमओ कंट्रोल होती है, इको कार्ट होती है, इसके साथ में ही इंडोसेट होती है। तो ये क्या है बेटा? थर्ड पार्टी एजेंसीज है। कौन है बेटा? थर्ड पार्टी एजेंसीज है। इनमें पार्टिसिपेटरी की बात करते हैं, पार्टिसिपेट गारंटी सिस्टम क्या होता है बेटा? इसमें देखो भागीदारी प्रमाणीकरण क्या है? स्थानीय गुणवत्ता की आश्वासन क्या है बेटा? प्रणाली है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री वगैरह में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एक याद ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन न्यू टाइप में भी आया हुआ था। IFOAM की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी बेटा? 1972 में हुई थी। इसके बाद में आता है भारत में जैविक खेती के चरण, क्या बताने? चरण। तो चरण की बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सोइल हेल्थ का असेसमेंट है, मतलब सोइल हेल्थ का क्या करते हैं बेटा? आकलन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सोइल हेल्थ का आकलन करेंगे। फिर इसके बाद में क्या करते हैं? कन्वर्जन। देखो बेटा क्या क्या स्टेप्स होती है जैविक खेती करने की। पहले अपन सोइल का हेल्थ देखते हैं, हेल्थ देखने के बाद में क्या करते हैं? कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड किसको बोलते हैं? रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलने के लिए 3 वर्ष का समय। और वैसे नॉर्मली कन्वर्जन पीरियड कितना होता है? 3 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब की बार भी पूछा जाएगा। कन्वर्जन पीरियड कितने टाइम का होता है? 3 वर्ष का होता है, और रासायनिक खेती को जैविक खेती में बदलने के लिए होता है। तो पहले सोइल हेल्थ का असेसमेंट करेंगे, फिर इसके बाद में कन्वर्जन पीरियड, मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में आता है सीड सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन की बात करते हैं, बीज का क्या करते हैं बेटा? चयन करते हैं। बीज का क्या करते हैं? चयन करते हैं। और चयन करने के बाद में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या आता है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसे कि FIM, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मेन्यूर, बायो फर्टिलाइजर, इनका क्या करते हैं बेटा? मैनेजमेंट करते हैं, मतलब इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अपन बात करते हैं सीड का सिलेक्शन कर लिए, फिर अपने को क्या करना है? ये यूज करना है। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे? ऑर्गेनिक के द्वारा करेंगे। इसके बाद में आता है वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। मल्चिंग से, हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं, आवरण फसलों का प्रयोग करते हैं। मतलब ये क्या है बेटा? अरे ये क्या है? इनकी बात करते हैं। तो ये अपन 3 साल तक ऐसा ही करते जाएंगे, केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, तब जाकर अपनी कन्वर्ट होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसके बाद में आता है स्टोरेज और हार्वेस्टिंग, रसायन रहित जगह पर करना चाहिए। इसके बाद में आता है सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग, मतलब बात करते हैं जैविक प्रमाणन, जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करके अपन क्या करते हैं? उत्पाद को जैविक बाजारों में लेबल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? लेबल किया जाता है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो बेटा इसमें 4 प्रिंसिपल होते हैं।
सबसे पहला होता है हेल्थ का, मतलब ये सभी की क्या करती है, जैसे कि वन शॉट क्लास में मैंने बताया था, तो बेटा वहां से देखना डिटेल से, मैंने सारी चीजें समझाई थी, प्रिंसिपल्स वगैरह को सबको समझाया था। तो इसमें क्या होती है बेटा, इसमें होती है हेल्थ का प्रिंसिपल। सबसे पहले ये सभी का हेल्थ का ध्यान रखता है, ये सॉइल का, प्लांट का, इसके साथ में एनिमल की हेल्थ का, सभी का क्या करता है बेटा, हेल्थ का ध्यान रखता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इकोलॉजी प्रिंसिपल, मतलब इकोलॉजी की बात करते हैं पारिस्थितिकी का। अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। मतलब ऐसा नहीं कि केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे और बहुत ज्यादा प्रयोग करके और अपनी जो खेत है, फील्ड है, उसकी उर्वरता को नष्ट कर देंगे, और इसके साथ में जो अपनी पर्यावरण है, पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाएंगे। मतलब ये क्या होता है, ये नहीं होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फेयरनेस प्रिंसिपल। फेयरनेस का मतलब होता है ये पर्यावरण, मानव, अर्थव्यवस्था सभी में क्या करता है, फेयरनेस, मतलब ये निष्पक्षता बनाए रखता है। मतलब किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देगा। इसके बाद में आता है कैरियर का प्रिंसिपल। कैरियर की बात करते हैं, देखभाल, जैव विविधता और भावी पीढ़ियों की रक्षा के हेतु क्या करता है, ये सतर्कता का क्या करता है, बरतना। मतलब ये क्या करता है, सतर्कता को बरतता है। मतलब बात करते हैं, ये सतर्क रहता है। क्या रहता है बेटा, सतर्क रहता है। इसके बाद में बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इसमें क्या होता है, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। क्या हो जाएगा, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ हो जाएगा। मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अपन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं, तो सबसे पहले सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो फूड प्रोडक्शन देता है वो सभी के लिए क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। मतलब अपन बात करते हैं तो उसमें केमिकल वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सभी के लिए क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इन्वायरमेंट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करता है, इन्वायरमेंट को क्या रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी का क्या करता है, कंजर्वेशन करता है। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार के क्या मिलते हैं बेटा, अवसर मिलते हैं। रोजगार के क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। इसके बाद में आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ये सस्टेनेबल, अपन भी खेती करते रहेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियां भी खेती करती रहेगी, इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ावा देती है। कौन बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद में बात करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन की बात करते हैं, लो इनिशियल यील्ड, मतलब शुरुआत में क्या रहेगी बेटा, शुरुआत में उपज कम रहेगी। शुरुआत में क्या रहेगी, उपज कम रहेगी। फिर आती है हाई लेबर रिक्वायरमेंट, मतलब बात करते हैं लेबर रिक्वायरमेंट क्या होता है, लेबर रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होता है। मतलब बात करते हैं जो मजदूर है, मजदूरों की आवश्यकता क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा होती है। इसके बाद में आता है टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम का कंज्यूम क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद में आता है लेक ऑफ क्विक सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्विकनेस के साथ में अपन कोई भी केमिकल का प्रयोग करेंगे तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, पर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें टाइम लगता है। इसके बाद में आता है मार्केट एक्सिस और प्राइस में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। मतलब प्राइस क्या होती रहती है, ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। तो ये क्या होता है, ये बाजार में पहुंच और कीमतों में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। इसके बाद में बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और डिजीज और वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अपन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सभी मेथड्स का अपन यूज करते हैं। सभी मेथड्स का अपन इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि अपनी जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहे। मतलब किस किस का यूज करेंगे, ग्रीन मेन्योर का, ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज करेंगे, और इसके साथ में ग्रीन मेन्योर का, बायो फर्टिलाइजर का, क्रॉप रेसिड्यूज का, इन सभी का यूज करते हैं। पर इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं करते, केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं करते, समन्वित तरीके से अपन यूज करते हैं। तो इसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फार्म यार्ड मेन्यूर का यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का, ग्रीन मेन्यूरिंग का, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया था किस क्लास में बेटा, जो वन शॉट क्लास थी उसमें। इसके बाद में देखिएगा बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा, ग्रीन मेन्यूरिंग हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होती है, अपने डिजी जो अपने बात करते हैं, अपने क्या बढ़ती है बेटा, अपने इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, मतलब इसमें सारे जो सिस्टम है उन सभी का क्या करते हैं, उन सभी का अपन यूज करते हैं। सिंथेटिक केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंट वेराइटी यूज में लेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, सीड का ट्रीटमेंट करेंगे, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करेंगे, सफाई रखेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट का
प्रयोग करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है। इसके बाद में आता है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें भी किस प्रकार से लेते हैं बेटा, इसमें भी अपन कॉमनली तरीके से इंटीग्रेटेड यूज करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड समन्वित तरीके से प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा इसमें मैनुअल वीडिंग, मैनुअल की बात करते हैं, हाथों से क्या करेंगे बेटा, हाथों से खरपतवार को उखाड़ेंगे। इसके बाद में आता है मल्चिंग। मल्चिंग की बात करते हैं, या तो जीवित मल्च ले लेंगे या इसके साथ में ही कोई घास फूस की पत्तियां वगैरह है वो मृदा की ऊपरी परत पर बिछा देंगे, और जिससे क्या हो जाएंगे बेटा, जिससे अपन बात करते हैं खरपतवारें उगी नहीं पाएगी, जगह ही नहीं मिलेगी उनको। फिर इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन अपना देंगे, कवर क्रॉप्स अपना देंगे, फ्लेम, फ्लेम की बात करते हैं, उनको जलाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल लेते हैं, जैसे कि जाइगोग्रामा बाइकोलाटा किसके लिए लेते हैं, पार्थेनियम स्टेरिफोस के लिए। इसके साथ में एक और एग्जांपल की बात करते हैं, क्रॉसिडोसिमा लैंटाना, लैंटाना कैमरा घास के लिए लेते हैं। इसके बाद में आता है व्हाट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब क्या क्या समस्याएं आती है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा, डेफिनेशन मैंने बता दी थी। इसमें प्राकृतिक संसाधनों या इसके साथ में ही जैविक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं, जो कि पर्यावरण का स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य और इसके साथ में मानव स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ठीक है, साथ में ही बात करते हैं क्या क्या समस्याएं आती है, ये मैंने बता दी है बेटा, ये मैंने बता दी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, अभी अपने रिपीट हो चुकी है वो। स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, अपने को एक तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स उगानी है, जिससे क्या होती है, मृदा की फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसके बाद में आती है ग्रीन मैन्यूरिंग, अपने को यूज करनी है। ग्रीन मैन्यूरिंग से पूरे पोषक तत्व मृदा में क्या हो जाते हैं बेटा, आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि केमिकल्स तो है नहीं, जीवों के द्वारा प्राप्त उत्पाद है, और इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो अपनी जो है जो हानिकारक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। इसके बाद में आता है नेचुरल इनेमीज, जैसे कि बर्ड परचेज वगैरह मैंने बताया। ट्राइकोग्रामा क्या करता है, ये अंड परजीवी होता है जो कि लेपिडोप्टेरा के कीटों पर क्या करता है, अपने अंडे देता है। तो ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल कंट्रोल होता है। इसके बाद में आता है फार्मर ट्रेनिंग, मतलब बात करते हैं इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जागरूकता रखी जाती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट और इसके साथ में सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या है बेटा, ये इसके लिए फायदे हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, स्ट्रेटेजीज है कि अपन जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस देयर फोर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस की बात करते हैं, मतलब जो अपने को ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिलता है वो कहां से मिलता है। जैसे कि फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, गोबर की खाद वगैरह था, अपशिष्ट वगैरह था, उसका वर्मी कंपोस्ट बना दिया, उसका कंपोस्ट बना दिया, दैट इज वो क्या हो जाएगा, फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो बात करते हैं, देखो इसमें फार्म यार्ड मेन्यूर हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, इसके पूरे स्रोत है बेटा, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मेन्यूर, बायो फर्टिलाइजर, क्रॉप रेसिड्यूज, ऑयल कैक्स, एनिमल वेस्ट और पंचगव्य वगैरह। तो ये क्या है बेटा, ये अपने जो है बात करते हैं ऑर्गेनिक मेन्यूर है। अब इनके फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो देखो फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, इनरिचमेंट रॉक फॉस्फेट आ जाएगा, एडिशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में फोर्टिफिकेशन है, मतलब इनमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट अपन ने बना ली सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके। तो ये क्या होता है बेटा, फोर्टिफिकेशन होता है इनके साथ में। फिर आता है मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आपको पता हो तो जो अपनी वन शॉट क्लास थी उसमें लास्ट में यही टॉपिक मैंने करवाया था, और उसमें लास्ट में बताया था कि जो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है, सर्वाधिक संख्या में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन से देश के पास में है, कौन से देश के पास में बेटा, भारत देश के पास में। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो देखो अपन बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, अपन क्या करते हैं, पहले फीचर्स की बात करते हैं। ये अधिक मूल्य निर्धारण करने वाला है, क्योंकि शुद्धता और स्वास्थ्य के लाभ को क्या करता है, ये डिनोट करता है। तो ये क्या है, अधिक लाभ को डिसाइड करने वाला है। इसके बाद में स्पेशल मार्केट चैनल होते हैं इसके लिए, स्पेशल मार्केट चैनल होते हैं इसके लिए।
फिर लेबलिंग और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया ऑर्गेनिक हो गया, एनपीओपी, ये क्या करते हैं, लेबल देते हैं, तो इससे क्या होता है, मार्केटिंग में हेल्प मिलती है। इसके साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस अपने को क्या चलाने पड़ेंगे, अपने को कैंपेन चलाने पड़ेंगे। इसके साथ में डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लास्ट में वाली में मैंने बताया था डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि इसमें वन शॉट क्लास में कि अपन कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल की, बात करते हैं बेटा बाहर क्या है, अपन बात करते हैं प्रमुख निर्यात देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यूएसए है, इसके साथ में जापान वगैरह है। और बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो कि क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये राइस, व्हीट, टी, कॉफी, स्पाइसेस, पल्सेस, ऑयल सीड्स और फ्रूट्स, इनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद में आता है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, मतलब बात करते हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके पहले भी अपने को सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक का। इसके साथ में ही बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो जाएगी, बाहर से क्या मिलती है, अर्निंग मिलती है। तो ये एक्सपोर्ट की क्या है बेटा, संभावना है, क्या है, बाहर इनकी डिमांड भी क्या है बेटा, अत्यधिक है। चैलेंजिंग की बात करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की कमी है, मतलब अपन इनको इतने दिन तक क्या नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते, संरक्षण करने के जो जगह है उनकी कमी है। लंबी प्रमाणीकरण प्रक्रिया हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय जो बाजार मूल्य है उनमें अस्थिरता रहती है। इसके साथ में सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग नहीं होती है। तो बेटा ये अपने क्या है, ये समस्याएं देखने को मिलती है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है, गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। तो सभी साथियों के पास में क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कौन सा वीडियो बेटा, अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, कौन से वीडियो की बात कर रहा हूँ, वन शॉट की, तो वन शॉट क्लास लेनी है। और इसके साथ में ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।